हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं जीआईसी के, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 8 में भी 10 क्वेश्चंस लाए हैं व्याख्या के साथ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सार्वभौमिकता का उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए, व्यर्थ परंपरा के तत्व नीचे की ओर आते हैं ताकि वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाए। ऑप्शन बी, लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मान्यताओं को उजागर करता है। ऑप्शन सी, सार्वभौमिकता नियमों को मानता है। या ऑप्शन डी, लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो व्यर्थ परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो व्यर्थ परंपरा का हिस्सा बन जाए। मतलब जब कोई चीज़ लघु परंपरा, मान लीजिए देवी देवता हो गए, प्रथाएं हो गए, संस्कार हो गए, ये सब क्या होती है? लघु परंपराएं होती हैं। तो जब ये ऊपर की ओर जाती हो और व्यर्थ परंपरा का हिस्सा बन जाती है तो उसे सार्वभौमिकता की प्रक्रिया कहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है? ऑप्शन ए, अगस्ट काम्टे। ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन सी, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। या ऑप्शन डी, बी. मेलिनोवस्की। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, बी. मेलिनोवस्की। तो बी. मेलिनोवस्की का ये मत है कि जो मानव समाज है उसका जो विज्ञान है वो अति शैशवावस्था में है। आइए जानते हैं बी. मेलिनोवस्की के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि बी. मेलिनोवस्की को ब्रिटिश मानवशास्त्र का पिता या फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जब समाज का अध्ययन किया तो बताया कि समाज व्यक्तियों के समूह का एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक क्रिया में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इन्होंने जब समाज का अध्ययन किया बी. मेलिनोवस्की ने, तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि जो समाज है उसमें कई सारे समूह हैं और उन सभी समूहों के कई उद्देश्य हैं जिससे ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। उसी प्रकार मेलिनोवस्की ने जो मनुष्य की 3 आवश्यकताओं के बारे में भी बताया है। जो पहली इन्होंने आवश्यकता बताई है मूल आवश्यकता, दूसरी उत्पन्न आवश्यकताएं और तीसरी एकीकरण आवश्यकताएं। तो जो इनकी पहली मूल आवश्यकता इन्होंने बताया, तो इन्होंने इसमें उन आवश्यकताओं को रखा जो कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से होती है, जैसे कि विवाह या परिवार। ये वे आवश्यकताएं हैं जिससे समाज आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको मूल आवश्यकताएं बताया इन्होंने। दूसरा इन्होंने बताया उत्पन्न आवश्यकता। तो उत्पन्न आवश्यकताओं में उनको रखा जो मूल आवश्यकताओं के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, जैसे शिक्षा हो गया, राजनीति हो गया। तो जब विवाह और परिवार होगा, जब समाज आगे बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी कि लोग शिक्षित हों। फिर उसको चलाने के लिए एक प्रशासन की व्यवस्था पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को उत्पन्न आवश्यकताओं में रखा। और तीसरा इन्होंने जो एकीकरण आवश्यकता बताया, इसमें इन्होंने ये बात रखी कि किस प्रकार समाज को एकीकृत किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने धर्म और संस्कृति, कला, इन सब चीज़ों को बताया कि ये इन सब चीज़ों के द्वारा लोगों को एकीकरण किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? ऑप्शन ए, जैविकीय सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन बी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक सूक्ष्मदर्शी। या ऑप्शन डी, ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। तो केस अध्ययन पद्धति जो है इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। यह केस अध्ययन पद्धति मतलब व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है, जिसमें किसी सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे केस अध्ययन पद्धति कहते हैं। आइए इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। जैसे कि केस स्टडी विधि, ठीक है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने किया था, जो कि 1829 ईस्वी में किया था, ठीक है। और किसमें? समाजी विज्ञान के रूप में किया था। उसके बाद 1967 में बर्ने ग्लेजर ने एवं
एंसेलम स्ट्रॉस ने समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको परिष्कृत किया और एक नवीन सिद्धांत के रूप में इस केस स्टडी को लाने का प्रयास किया। और जो वर्तमान में केस स्टडी का सर्वाधिक प्रयोग किस चीज़ में किया जा रहा है? शिक्षा जगत में किया जा रहा है। और इसी केस स्टडी को आज के रूप में क्या जाना जा रहा है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, जो चीज़ पहले केस स्टडी बोलते थे उसे आज सबसे ज़्यादा प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है और इसे हम बोल क्या रहे हैं? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप जानना चाहें कि केस स्टडी क्या होता है तो केस स्टडी से तात्पर्य है किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासाओं की प्रवृत्ति को माना जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप समाज को भी लेके रख लें, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने विद्यार्थी या शिक्षा के आधार पे दे दिया है, पूरा एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन अगर इसको समाज के रूप में आप रख लें तो अगर हमें किसी चीज़ का अध्ययन करना है तो इसमें पहले हम व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। उस व्यक्ति की पहले क्या स्थिति थी, अब उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों को एकदम सूक्ष्म रूप से जांच पड़ताल करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं और उसके बाद उसकी क्या क्या जिज्ञासाएं हैं समाज से, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम केस स्टडी विधि में या केस पद्धति में रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नातेदारी की मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? ऑप्शन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी ए एल कोजर या ऑप्शन डी टी सेनिन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, सी लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी की मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, या अलायंस अगर बोलेंगे, अलायंस किनशिप को, तो सी लेवी स्ट्रॉस ने इसके संबंध में अपना सिद्धांत दिया है। जैसे कि इन्होंने आगे देखते हैं, हाँ जान लेते हैं। देखिए इनकी एक पुस्तक थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ठीक है, इन्होंने अलायंस किनशिप को मतलब दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि चचेरे ममेरे भाई बहनों की विवाह की पद्धति को इन्होंने विस्तृत रूप से व्याख्या की है। किस पुस्तक में? द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए टी पार्सन्स, ऑप्शन बी आर डी लेंग, ऑप्शन सी डी वेल या ऑप्शन डी इविन वोगेल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, आर डी लेंग ने अपनी ये पुस्तक लिखी है दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। तो अगर पूछी जाए दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली किसकी पुस्तक है तो वो आर डी लेंग की है। आई होप आपके लिए हम ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं जो शायद आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं जीआईसी में, ठीक है, और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा और व्याख्या को समझते चलिएगा, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन कभी भी भूले ना। ठीक है, तो जैसे आर डी लेंग, इनके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो बस इनकी एक बार पुस्तक ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और इनकी ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए मार्क अद्राम्स, ऑप्शन बी डेविस ग्लास, ऑप्शन सी थॉमस बॉटोमोर या ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, थॉमस बॉटोमोर ने इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का मुख्य अध्ययन किया है। तो इन्होंने जो है अंतःपीढ़ी गतिशीलता को कहाँ पे? इंग्लैंड में और वेल्स में, इन दोनों का इन्होंने प्रथम बार मुख्य रूप से अध्ययन किया था थॉमस बॉटोमोर ने। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है ऑप्शन ए लिखित अभिलेखों का अध्ययन, ऑप्शन बी आंकड़ों का सांख्यिकी वर्णन, ऑप्शन सी समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका या ऑप्शन डी आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। तो गारफिंकल का जो डॉक्यूमेंट्री पद्धति है इसमें जो समाज के विश्लेषण की बात की गई है।
आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संस्कृति की छोटी सी छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन बी सांस्कृतिक संकुल, ऑप्शन सी सांस्कृतिक क्षेत्र या ऑप्शन डी सांस्कृतिक प्रतिमान। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक तत्व। तो जो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई की बात की जाएगी तो सांस्कृतिक तत्व होता है, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक तत्व से मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनता है, फिर सांस्कृतिक संकुल जब बहुत सारे मिलते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिमान बनता है, और सांस्कृतिक प्रतिमान से ही सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये संस्कृति के विनिर्माणक तत्व कहे जाते हैं, ठीक है, जिससे संस्कृति का निर्माण होता है। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से भी जान लेते हैं। जैसे कि संस्कृति का निर्माण जिन छोटी छोटी सी बहुत सी इकाइयों से होता है उन्हीं को संस्कृति के निर्माणक तत्व या उपादान कहा जाता है, ठीक है। तो पहली बात की जाएगी सांस्कृतिक तत्व की। तो इसमें बात की गई है जैसे कि भौतिक या अभौतिक क्षेत्र में सांस्कृतिक तत्व उन सभी वस्तुओं का जिनका कार्यात्मक दृष्टिकोण से या आर्थिक विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये बात की गई है, इसको इजी वे में समझिए। तो जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका जो विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, संस्कृति तत्व जो होते हैं इसमें परिवर्तन व गतिशीलता देखने को मिलती है, लेकिन केवल अकेला सांस्कृतिक तत्व मनुष्य की किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। जब अनेक सांस्कृतिक तत्व आपस में मिलते हैं तब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक तत्व, ठीक है। तो सबसे पहले अगर संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया चलेगी तो वो संस्कृति के तत्व से चलेगी। दूसरी बात की जाती है सांस्कृतिक समग्र या सांस्कृतिक संकुल जिसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये जब सांस्कृतिक तत्व व्यवस्थित हो जाते हैं तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इसे ही सांस्कृतिक संकुल या सांस्कृतिक समग्र कहा जाएगा। तीसरी बात करते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान की। तो जब अनेक सांस्कृतिक संकुल एक व्यवस्थित रूप से संगठित होते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देख लीजिए, भारतीय संस्कृति में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह संस्कार, कर्म सिद्धांत जैसे कुछ विशेष सांस्कृतिक प्रतिमान हैं जो एक बड़ी सीमा तक भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जाति प्रथा होता है, संयुक्त परिवार पाया जाता है, विवाह के अनेक संस्कार होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। तो भारतीय संस्कृति की पहचान मतलब सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं, ठीक है। और लास्ट बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र की। तो प्रत्येक संस्कृति से संबंधित जब सांस्कृतिक संकुल और सांस्कृतिक प्रतिमान एक निश्चित क्षेत्र में होता है और इस क्षेत्र में उसका प्रसार एक भौगोलिक क्षेत्र में हो जाता है तो इसमें जो विशेषताएं होती है उन्हें ही सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जब एक जैसे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक संकुल पाए जाते हैं तो उसे एक सांस्कृतिक क्षेत्र बोल दिया जाता है कि ये इस संस्कृति से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित क्षेत्रों में से डेविड मैंडलबॉम ने अपना अध्ययन किस क्षेत्र में किया है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी श्रीपुरम, ऑप्शन सी नीलगिरी या ऑप्शन डी रामपुरा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। तो डेविड मैंडलबॉम ने जो अपना अध्ययन किया है वो गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ का उन्होंने अध्ययन किया है। वहीं अगर बात की जाए श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया है इस क्षेत्र का? आई होप आप लोगों को पता होगा। तो श्रीपुरम का जो अध्ययन किया है वो आंद्रे बेताई ने किया है और रामपुरा का अध्ययन किसने किया है? तो MN श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 1876 में अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया है? ऑप्शन ए ई बर्जिल, ऑप्शन बी ई बर्गेस, ऑप्शन सी AW इस्माइल या ऑप्शन डी जी समनर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी जी समनर ने 1876 में अमेरिका की जो येल विश्वविद्यालय था उसमें समाजशास्त्र के अध्ययन को निर्देशित किया था। आइए इसको विस्तृत रूप में भी जान लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए समाजशास्त्र के विकास में प्रमुख देशों की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने 2 ही देश के बारे में बताया है, बाकी आगे लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस के साथ आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ अमेरिका की बात की गई है तो पहले इसे समझ लीजिए। जैसे 1876 में
अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू हुआ। ठीक है, और इसके जो प्रमुख विचारक कौन कौन से थे वो भी जान लीजिए। तो गिडिंस, समनर, लेस्टरवर्ड, नैनिकी, रॉस, बर्गेस, सोरोकिन, आर्गमन, निम्कॉफ, लुनबर्ग, कूले, पार्सन्स और मर्टन, ये जो थे ये कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के अध्ययन से। और वहीं इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में 1907 में अध्ययन का प्रारंभ हुआ समाजशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, और इसके जो विचारक थे स्पेंसर, मील, चार्ल्स, वुड, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, कार्ल मैनहीम और जिन्सबर्ग आदि, ये लोगों ने इंग्लैंड से संबंधित है और 1907 में इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू हुआ था। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।